अब जो खुलासा होने वाला था वो पुलिस के लिए, पुलिस ने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। 4 बॉडी तो बुरी कंडीशन में थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी जो 5वीं बॉडी थी वो बॉडी थी ही नहीं, और जो ऊपर 4 एक साथ मिली थी उसमें से 3 बॉडी तो इंसान की थी, 4थी बॉडी था। तो माँ बैठी चेयर पे बैठी और माँ से कहता देखो इस स्क्रीन की तरफ। अब माँ ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ फोकस किया, वो पहले से ही कुल्हाड़ी लेके रखे हुए थे। उसने अपनी माँ पे वार करने शुरू कर दिए भाई साहब, और माँ की चीखें नीचे ना जाएं इसलिए उसने पहले से ही स्पीकर पे म्यूजिक तेज वॉल्यूम में बजा रखा था। ऊपर सोचिए फादर और मदर मरे पड़े। उसने आराम से लंच किया। पुलिस ने जब उसको पकड़ा है तो उसने ना भागने की कोशिश की, वो चीज़ रिकॉर्डेड है कि वो बड़े आराम से कैजुअली पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुस्कुरा रहा है। क्राइम तो सबने देखा था, लेकिन जो अब इसका जो इस क्राइम का खुलासा था वो बहुत अलग था और वो हिस्ट्री में अपना एक अलग जगह बनाने वाला था। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं शाश्वत भाई, जो कि एक यूट्यूब चैनल रन करते हैं। इनके चैनल के बारे में थोड़ा सा बताऊँ, ये बहुत ही मिस्टीरियस बातें करते हैं, ट्रू क्राइम कवर करते हैं अपने चैनल पे और डार्क मिस्ट्रीज़ कवर करते हैं अपने चैनल पे। तो हम ऐसे ही कुछ डार्क मिस्ट्रीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले तो थैंक यू मेरे भाई। और हाथ मिलाओ भाई। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी ग्रोथ देख के बहुत इंप्रेस हूँ। आपने यूट्यूब पर जो फोड़ा है जेन्युइनली विदिन 7-8 मंथ्स आपने क्रेजी कर दिया पूरा। मैं कहूँगा कि सब कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी है और कुछ नहीं। हम अपना काम कर सकते हैं, बाकी जनरली बाकी रिजल्ट देना तो उन्हीं के हाथ में है। भाई ऐसा बहुत कम लोग कहता है, वो अच्छी बात है कि मतलब एक घमंड वाली चीज नहीं है आप में कि भाई खुद करा है मैंने। मैं आपको बताऊं, खुद से तो कुछ नहीं हूं मैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा घमंड रख के कहाँ चले गए, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके आगे। तो घमंड से तो कुछ नहीं, बस ये है कि मैंने जो सोचा ईश्वर ने उससे ज़्यादा दिया है और बस यही है कि कृपा बनी रहे, आप लोग का प्यार बना रहे, और क्या चाहिए। वैसे भाई आप इतनी क्राइम स्टोरीज करते हो, सोचते हो, मतलब ऐसा होता था कि मैं भी जैसे वेब सीरीज वगैरह हम देखते रहते हैं क्राइम वाली, तो भाई दिमाग में बैठ जाता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और आप तो भाई डिटेल में रिसर्च करते हो तो आपके माइंड में बैठता है, परेशान होते हो भाई क्या ही चल रहा है ये एक बड़ा आपको बताऊं, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने पूछा और इंस्टा पे डीएम भी करते हैं कि कैसे आप डील करते हो, क्योंकि मेंटली बहुत ड्रेनिंग होता है जब आप जाओ। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्बिंग होता है वो केसेस कवर करना जिसमें हम डायरेक्टली जो है विक्टिम की फैमिली से बात करते हैं। तो उसमें वो सारी चीज़ें आती हैं हमारे सामने जो अनसेंसर्ड होती हैं। हम लोग पॉलिसीज़ के चलते यूट्यूब में नहीं शो कर सकते, लेकिन वो सारी इमेजेस जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम सीन या विक्टिम की जो बॉडीज़ हैं ये सब, तो वो जब देखते हैं ना वो लिटरली डिस्टर्बिंग होती हैं। और इस हद तक डिस्टर्बिंग हो जाती है हमारे लिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं रात में काम करता हूँ, प्रेफर करता हूँ लेट नाइट काम करना। फिर केसेस अराउंड आए 11 बजे, मैंने देखा कि रात में कि यार ये केस आया है और बताया। फिर मैंने कनेक्ट किया, मोस्टली लोगों से रात में ही बात होती है। फिर वो पूरी रात ना वो चीज़ चलती रहती है, आपने इमेजेस ऐसी देख ली। और सबसे बड़ी चीज़ है कि विक्टिम की जो फैमिली है उनका जो दर्द है, वो जो पेन है, वो आपके अंदर बैठ जाएगा, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है हमारे लिए उस चीज़ से कोप अप करना। लेकिन खैर फिर ये लगता है कि ये काम है और सच लोगों के सामने आए, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और क्या होगी। बहुत सही काम कर रहे हो भाई, और आपकी इतनी डीप रिसर्च का ही रिजल्ट है जो आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या लेकर आए हो वो बताओ। जैसे कि हमारे आपके इस पॉडकास्ट का जो थीम है, तो थोड़ा सा हम पैरानॉर्मल साइड टच करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सही बात। और ना सिर्फ पैरानॉर्मल बल्कि मैं कहूँगा ये रियल केस है जिसमें आप देखोगे पैरानॉर्मल टच है। और ये केस काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसलिए था कि हॉरर, एज अ हॉरर फैन मैं कहानियाँ सुनता रहा हूँ, बचपन से देखता रहा हूँ। तो आप लोग जानते होंगे यूएस का एक केस है एमिटिविल हॉरर। थोड़ा सा बता दो जिनको नहीं पता। तो यूएस में 1974 में रॉबर्ट करके एक बंदा था, उसने एक रात अपने मदर, फादर और 6 सिबलिंग, 6 भाई बहनों को उसी रात .35 कैलिबर की गन से मार दिया। एक रात में उसने अपने परिवार के सारे 6 लोगों का कत्ल कर दिया था। और उसके बाद जब ये चीज़ का खुलासा हुआ, पुलिस ने पकड़ा, तो बहुत सारे तर्क सामने आए। उसने पहले तो कहा, क्या कहते हैं कि
ये सब मेरे अंदर का गुस्सा था जो निकला। फिर उसने कहा कि मुझे कुछ आवाज़ें थीं जो ये करने के लिए मजबूर करती थी, वो बार बार मुझसे कहने के लिए मजबूर करती थी और इतना प्रेशर डालती थी कि मेरे दिमाग में 24 घंटे ही चलने लगा। वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा मेरे दिमाग में चलने लगी कि एक पॉइंट में मुझे लगा कि यही सच है और यही करना चाहिए। तो उसने 6 के 6 लोगों को, अपने परिवार के लोगों को मार दिया। अब क्या हुआ, ये केस यहाँ से बड़ा नहीं बना, ये केस बड़ा बना इसके बाद जब उस घर में 1 साल बाद लट्स फैमिली रहने आई और वो 28 दिन के बाद वो परिवार जो है उस घर को छोड़ के चला गया। उस फैमिली ने बताया कि हमारे साथ जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमने एक्सपीरियंस किए हैं, जैसे कि हमें स्मेल ऐसी आने लगी थी, हमें दीवार में जो है ग्रीन कलर का लिक्विड निकलने लगा था, हमें बदबू महसूस होने लगी थी, टेम्परेचर सडन ड्रॉप हो जाता था, रात में आवाज़ें आती थी, हमें लगता था कि कोई हमसे कान में कुछ बोल रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो आने लगी थी। अब आप समझिए 1975 के अराउंड का टाइम है, तब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन ये सब जो है कंटेंट ये तब भी स्प्रेड होता था थ्रू लोकल मीडिया चैनल और मैगज़ीन और न्यूज़पेपर के थ्रू। ये ऑल ओवर यूएस में फैल गया और एमिटिविल, जिसको आज भी यूएस का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में दर्जा मिला हुआ है, और ये एक हॉरर स्टोरी की तरह पूरे यूएस में ऑल ओवर वर्ल्ड फिर फेमस हो गया। इस पे मूवी भी बनी हुई है आई थिंक। इस पे, हाँ, इस पे कई सारी मूवीज़ बनी। हाँ। आप समझिए कल्ट हॉरर बन गई, कई सारी नॉवेल्स लिखी गई। तो क्या हुआ कि ये केस इतना बड़ा बन गया कि इसमें बहुत सारी बातें, जब होता क्या है कोई केस बड़ा बनता है तो उसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें निकल के आने लगती हैं, जैसे कि बहुत सारी नई नई थ्योरीज निकल के आने लगती हैं। 4 लोग 4 तरह की बातें करते हैं जो उसके अराउंड रहते हैं। जैसे कोई हॉरर है तो कोई भी होगा, वो आप समझिए जनरली कि वो कहेगा कि अरे मैंने वहाँ पे कुछ होते देखा, मैं वहाँ से निकल रहा था, मुझे दिखा खिड़की में कोई खड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि एक चीज़ सामने आती है तो उसके अराउंड 100 झूठ निकल के आते हैं। ठीक बात है। 100 कहानियाँ बन के आती हैं, उससे कहते हैं ना 100 मुँह 100 बातें। तो हॉरर में ये होता है कि उसमें 100 मुँह से 1000 बातें निकलती हैं। हम भी कहेंगे अरे यार मैं निकल रहा था यार, मैंने देखा कि यार वहाँ पर्दा हिल रहा था, कुछ ना कुछ तो था। कभी कभी हमारे माइंड के लेवल पे हमें लगने लगता है। आपको मैं बता दूं कि ये कमरे में यहाँ पे ऐसा है, तो आप वहाँ बैठोगे थोड़ी देर आपको लगे नहीं मुझे लगा किसी ने मुझे छुआ। तो साइकोलॉजिकल लेवल पर भी हम ये चीज़ फील करते हैं। भूत प्रेत होते हैं कि नहीं होते, ये अपने आप में एक बड़ा डिबेट है, बहुत सालों से चला आ रहा है, तो इस पर नहीं पढ़ते हैं। मैं एक चीज़ मानता हूँ कि सारा खेल एनर्जी का है। भूत प्रेत होते हैं, अब कोई भी नाम दो, एनर्जी है, अच्छी है बुरी है, हर तरह की एनर्जी है। इस केस में क्या था, जब लट्स फैमिली ने ये बताया कि इनके साथ ये हो रहा है, तो लोग आए उस समय इन्वेस्टिगेट करने। बहुत सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स आए और बहुत से अदर जो हैं जो पैरानॉर्मल एजेंसीज, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, वो आई। अब हुआ क्या कि कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने पूरा घर देखा, सेंसर्स लगाए वो सब, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। आपने एड एंड लॉरेन का नाम सुना होगा, जो कॉन्जरिंग सीरीज चली है, उन्हीं के केसेस के अराउंड बनी है। तो वो आए तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा फील हुआ कि वहाँ पे जो है ऐसी शक्ति है जो बहुत ही डार्क, बहुत ही नेगेटिव है। प्लस वो चीज़ जो है वो आपको प्रोवोक करती है कि आप ऐसा करो जिससे कि वो एनर्जी जो है वो और भी ज़्यादा इंटेंस, और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। वो उसी स्पेस को रूल करना चाहती है। अदर इन्वेस्टिगेटर्स आए, उन्होंने साफ डिनाई किया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, जब मैं रिसर्च करा, मैंने इस केस को रिसर्च किया, एमिटिविल को, जो बाहर वाला था, उसमें मैंने देखा कि एक्चुअली में रोनाल्ड जो है जिसने मर्डर किया था, बाद में उसके अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी जो वकील होता है, उसने लट्स फैमिली को पैसा दिया था। अच्छा। ये प्रोपोगेट करने के लिए, ताकि जो है ये दिखा सके कि उसने जो है क्राइम वो पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंस में आकर के किया है। तो ये दावा बहुत बड़ा था। और उसके बाद एक फैमिली ने उस घर को ख़रीदा। उन्होंने कहा कि हमें आज तक ऐसा कुछ भी फेस करने को नहीं मिला, वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। तो 2 एंगल है, एक तो है कि उसने किया कि नहीं किया, उसमें भी उन्होंने दावा किया, लेकिन वहाँ का जो उसका डिफेंस अटॉर्नी बाद में ये एक्सेप्ट किया कि हमने जो है पैसा दिया था, हम चाहते थे। और लट्स फैमिली ने क्यों एग्री किया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी गई, मूवीज़ बनी, उससे पैसा जनरेट होता है, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है।
आप फेमस होते हो, पब्लिसिटी मिलती है। तो ये आज भी डिबेट है कि क्या जो अभी 2021 मार्च 2021 में वो जेल में ही सज़ा काटते हुए ख़त्म हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चल रही थी। मैंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर्च किया एमिटिविले हॉरर केस इन इंडिया, कि इंडिया में कुछ ऐसा हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली 2017 में नंथनकोडे केरला में एक ऐसा ही केस हुआ। अच्छा। और ये केस आप बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये केस इतना ब्रूटल है, इतना हीनियस है कि इसकी जब डिटेल्स में जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ऐसे केसेस में हम किसी भी पर्सनल जो विक्टिम फैमिली में किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई बचा ही नहीं बताने वाला। अच्छा। तो शुरुआत होती है 2017 में। नंथनकोडे में बेंस कंपाउंड है जो वहाँ के सीएम ऑफिस से अराउंड 500 मीटर्स की दूरी पे बहुत पास में है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सा बंगलो है, लिटरली बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस है। तो वहाँ पे आग लग जाती है रात में और धुआं निकल रहा होता है। तो पड़ोसी जो थे उन्होंने देखा कि आग लग गई, उन्होंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। सिंस सीएम ऑफिस के पास था तो सेंसिटिव एरिया होता, आप जानते हो। तुरंत जो है पुलिस ने प्रॉम्प्ट रिएक्ट किया और फायर ब्रिगेड आ गई, पुलिस की टीम पहुंच गई और आग पे काबू पा लिया। तो पड़ोसियों से पुलिस ने पूछा कि इस घर में कौन कौन है, क्योंकि जानना रहता है। आग बहुत तेज़ थी, तो उन्होंने बताया कि इस घर में जो है 5 लोग रहते हैं। पुलिस की टीम और फायर ब्रिगेड जब आग पे काबू पाया गया, वो उसके अंदर गई। तो अंदर गई तो उनको अंदर फर्स्ट फ्लोर के बाथरूम में 4 डेड बॉडीज़ मिली। ओके। और एक ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में एक और डेड बॉडी मिली। टोटल 5 बुरी कंडीशन में जली हुई। उन्होंने बॉडी को बाहर निकाला। बॉडी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आग जो है वो इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी। सबसे हैरानी की बात ये थी, जब उन्होंने बॉडी निकाली, घर तो पूरा तहस नहस हो गया था। बॉडी बाहर निकाली, 5 लोग थे, पड़ोसी भी घिरे हुए थे। बॉडी को ले गए। जब बॉडी की जांच हुई तो अब जो खुलासा होने वाला था वो पुलिस के लिए, पुलिस ने भी आज तक ऐसा केस नहीं देखा था। उन्होंने क्या किया, जब बॉडी की जांच करनी शुरू की तो देखा बॉडी को किसी ने काटने का प्रयास किया है, मतलब बॉडी में कट थे। अच्छा। तो जब पोस्टमार्टम के पहले भी एक प्रीलिमिनरी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन में पहले जांच करते हैं कि बॉडी क्या है। तो उन्होंने देखा बॉडी को काटा गया था किसी धारदार हथियार से, बहुत सारे टुकड़े किए गए थे। और सिंस वो बर्न हो गई थी तो वो समझ में आ भी रहा था, तो टुकड़ों में थी। 4 बॉडी तो बुरी कंडीशन में थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये थी, जो 5वीं बॉडी थी वो बॉडी थी ही नहीं, जो नीचे मिली थी। नहीं, वो जो टोटल मिली थी बॉडी, वो तो पहले ले आए। पहले तो पता नहीं कहाँ से कौन मिली है, पहले तो ले आए। और जो ऊपर 4 एक साथ मिली थी, उसमें से 3 बॉडी तो इंसान की थी, 4थी बॉडी पुतला था, और मेटल का पुतला। तो ये कभी पुलिस ने नहीं देखा था कि ऐसा कोई केस होगा जिसमें एक पुतला निकले। तो अब ये तो क्लियर था कि 4 लोग ख़त्म हुए हैं, 5वां पुतला है, तो 5वां कौन है? उन्हीं में से कोई होगा। जब देखा गया तो उस पर पता लगा कि अब आइडेंटिफाई किया गया कि कौन कौन है फैमिली में, और आस पड़ोस के लोगों ने बताया तो देखा कि उसमें जो है एक ओल्ड एज लेडी की बॉडी है और 2 हस्बैंड वाइफ हैं, एक उनकी बेटी है और एक पुतला है। ओके। तो मिसिंग कौन था? उनका एक बेटा। तो उनका बेटा मिसिंग था। अब ये पुतला कहाँ से आया? तो सबसे पहली चीज़ लगती है कि क्या किसी ने उसको गायब कर दिया है, उसकी जगह पुतला प्लांट कर दिया है, क्योंकि या फिर उसने ही किया है, उसने पुतला प्लांट किया है। अब ये तभी पता लग सकता था कि जब ये पता लगे कि वो बेटा कहाँ पे है। तो अब खोज शुरू हुई, फ़ोटोज़ मिल गई थी उनको। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस ने तुरंत एक्ट किया और फ़ोटोज़ जो है सर्कुलेट कर दी पूरे शहर भर में। और सिंस मीडिया में केस आ गया था तो बड़ा सेंसिटिव केस था, तो मीडिया में चारों तरफ ये खबर फैल गई, तो हर जगह लोगों को पता लगने लगा। ऑब्वियसली ये आप 1-2 मर्डर हो रहे हो, 5-5 लोग परिवार के, उसमें 4 लोग की बॉडी मिल चुकी है, घर जल गया है, ये इतना सेंसिटिव मामला, सबको खबर थी। तुरंत पुलिस ने पूरे शहर में, ये रात में हुआ है केस, रात में उनको पता लग गया है कि बॉडी जो है वो एक पुतला है, 4 लोग ख़त्म हो गए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उन्होंने पूरे शहर भर में पोस्टर लगवा दिए। 2 दिन बीत गए, कुछ भी पता नहीं लगा उनको।
तभी क्या हुआ, उनको थम्पनूर रेलवे स्टेशन से फ़ोन आता है। तो जो बेटा जो गायब था उसका नाम था कैडल जीनसन राजा नाम पूरा था। तो कैडल जो है उसकी फ़ोटो हर जगह से सर्कुलेट हो गई थी। रेलवे स्टेशन में जो एक स्टाफ था उसने देखा कि वो ट्रेन से उतर रहा है। जो लड़का था उसका हुलिया खुद में ही बड़ा अजीब था, उसके लंबे बाल और थोड़ा सा उसकी अलग तरह की मुस्कुराहट थी, उसका जो हाव भाव था बहुत ही वियर्ड था। वो ऐसा था कि कोई भी पहचान ले उसको। तो कोई जैसे तो पोस्टर से सर्कुलेट हो चुके थे, उन्होंने देखा, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि यही है। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस तुरंत आ गई। जब पुलिस आई, जनरली ऐसे केस में क्या होता है, जो सस्पेक्ट होता है अगर वो इन्वॉल्व है तो क्या करता है, भागने का ट्राई करता है। और वो ऐसे खुलेआम नहीं घूमता है, आइडेंटिटी चेंज करता है, कुछ ओपी पहन लेता है, दाढ़ी वाड़ी। पुलिस ने स्मार्ट तरीका किया था कि 3 तरह की फ़ोटो रिलीज़ की थी। ओके। एक जो उसके लंबे बाल थे उसके साथ, एक छोटे बाल के साथ, और एक बिल्कुल गंजा बिना बाल के। इन केस उसने अगर अपने बाल हटा लिए तो भी आदमी पहचान जाए। तो 3 तरह से फ़ोटो उन्होंने जनरेट की थी, लेकिन उसने कोई चेंज नहीं किया था। और वो अपना मस्ती में ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहने टहल रहा था। स्टेशन उतरा, पुलिस ने जब उसको पकड़ा है तो उसने ना भागने की कोशिश की, ना उसने कोई रेजिस्टेंस शो किया। वो आराम से उसने मुस्कुराते हुए, और मीडिया में वो आया, वो चीज़ रिकॉर्डेड है और न्यूज़ चैनल में कैप्चर किया कि वो बड़े आराम से कैजुअली पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में बैठा और वो मुस्कुरा रहा है। ये कभी देखने को मिलता ही नहीं पुलिस को कि अपराधी आया ऐसे हाथों हाथ 2 दिन में उसको पकड़ में आ गया, वो मुस्कुरा के जा रहा है। कुछ तो ऑफ था, उसको लेके आ गए। अब यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आना शुरू होगा, क्योंकि जो वो बताने वाला था, क्राइम तो सबने देखा था, लेकिन जो अब इसका जो इस क्राइम का खुलासा था वो बहुत अलग था। और वो हिस्ट्री में अपना एक अलग जगह बनाने वाला था। कैडल लाया गया, इन्वेस्टिगेट किया गया। इंटरेस्टिंग कैसे हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, स्टेशन से लेके आई, फिर उससे पूछा कि तुमने क्यों किया ये सब। उन्होंने पहले सीधे आरोप लगाया। जनरली वो डिनाई करता, वो मुस्कुराता रहा, कुछ बोला ही नहीं। अच्छा। वो हंसता रहा, उसकी वियर्ड तरह की एक्टिविटी थी। फिर उसने बताना शुरू किया अपने बारे में। तो उसने कहा कि मुझे ना अपने मदर फादर से नफ़रत थी। अब देखिएगा पैटर्न जो है वो सेम वैसा ही है जैसे हमने एमिटीविल में देखा, कि उसमें कल्प्रिट ने पहले कहा कि मुझे अपने जो है मदर फादर से गुस्सा थी, नफ़रत थी, इसलिए मैंने मार दिया। एक्चुअली में जो लोग ख़त्म हुए थे उसमें कैडल के फादर थे, कैडल की मदर थी, उसकी सिस्टर थी और उसकी नानी थी। नानी हम लोग नानी कहते हैं, एक्चुअली में जो उसकी मदर की आंटी थी तो वो नानी कहता था, तो उनकी नानी लगी तो हम नानी लेके चलते हैं, तो उसकी नानी थी। तो एक बहुत ओल्ड एज, एक उसकी खुद की बहन और मदर फादर। पुलिस ने पूछा कि तुमने मम्मी पापा को तो नफ़रत में मार दिया, तुमने अपनी बहन और नानी को क्यों किया, मारा? तो उसने कहा कि मदर फादर तो मेरे ख़त्म हो गए, तो अब उनका कौन ध्यान रखेगा, मैं तो रख नहीं सकता, तो मैंने उनको भी मार दिया। और अब ये चीज़ हम ऐसे बात कर रहे हैं, इमेजिन करिए जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुन रहा है, उस समय जो माहौल है वो कितना इंटेंस होगा। अब जब ये चीज़ हुई उसके बाद उसने दूसरी कहानी बताना शुरू किया। तो उसने दूसरा एंगल जो बताया वो पैरानॉर्मल साइड था। अब उस साइड को समझने के लिए पहले चलते हैं पूरी उसकी हिस्ट्री को समझते हैं कैडल की, कि कहाँ से आया। क्योंकि कैडल ने जो नाम लिया था वो था एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है ये अगर आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन सर्च करोगे तो क्या है, कहते हैं कि हमारा जो शरीर है ये फिजिकल फॉर्म है, एक एस्ट्रल प्लेन होता है, मतलब एक दूसरा जोन होता है जिसमें आप अपनी सोल को निकाल करके उसमें जा सकते हो। मतलब आप जीवित रहते हुए अपनी सोल को बाहर निकाल करके एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरे जोन को, दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो। आप मरोगे नहीं, लेकिन आप अपनी आत्मा से दूसरी जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है। अब ये जो शब्द था ये आया था, ये लोगों ने कभी सुना नहीं था, तो ये कहाँ से आया और ये रीज़न क्या था, उसके लिए अगर हम पूरी हिस्ट्री को समझें इस केस की, तो कैडल जो है वो एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ था। जो उसकी मदर थी वो रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी और एक बहुत रिनाउंड डॉक्टर थी, और जो फादर थे वो हिस्ट्री प्रोफेसर थे। तो हिस्ट्री के इतने बड़े प्रोफेसर, मदर कार्डियोलॉजिस्ट, एक बहुत ही अच्छी फैमिली, और फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी। और जो उसकी सिस्टर थी
वो भी MBBS की पढ़ाई कर रही थी चाइना में। तो घर में सब बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट थे। कैडल क्या था, वो अलग तरह का बच्चा था, उसका पढ़ाई लिखाई में उतना इंटरेस्ट नहीं था। या आपने अगर नोटिस किया हो कि ऐसे परिवार में जहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या जिनको इंटरेस्ट है पढ़ाई में, जो अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में, उसमें अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिसको सीधे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट ना हो सकता है वो क्रिएटिव हो सकता है उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो, लेकिन ऐसे में क्या होता है वो बच्चा पिसता बहुत बुरी तरह है, क्योंकि मदर फादर की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार ये भी ना मेरे बाकी बच्चे या मेरे रिलेटिव में जो है वो भी डॉक्टर बन जाए, वो भी इंजीनियर बन जाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है। वही सेम सिनेरियो था कैडल के साथ में कि यार तुम भी जो है कुछ अच्छा करो, एकेडमिकली कुछ अच्छा करो। उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में उसकी खूब पिटाई होती थी, टीचर्स मारते थे क्योंकि पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट था नहीं। और जब ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि पेरेंट्स का भी कोई से सपोर्ट नहीं मिला, मदर फादर भी उसी तरह से थे कि यार नहीं, पढ़ाई जो है वो तुम्हारी लाइफ बनाएगी, अगर तुम ये नहीं कर रहे हो तो बेकार है। उसको अपनी बहन से कंपेयर करते थे पढ़ाई को लेकर के, बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी, वो नहीं अच्छा, तो कंपैरेटिव होता है। माँ बाप अक्सर बहुत बड़ी गलती करते हैं, कंपैरिजन। देखो अपने बड़े भाई को, देखो अपनी छोटी बहन को, ये सब करते हैं कि यार देखो वो कहाँ चली गई वो, जबकि ये नहीं सोचते कि सब कोई अलग अलग तरह से बने हुए हैं। ये चीज़ उसके साथ थी। अब सोचिए छोटे बच्चे के साथ कंपैरिजन चल रहा है, वो पढ़ाई में तो स्ट्रगल कर रहा है, स्कूल में उसकी कोई सुन नहीं रहा, उसको टीचर्स मार रही हैं। ऐसे सीन में क्या होता है, बच्चे से कोई दोस्ती भी नहीं करता। बच्चे तो है ना, बच्चे तो छोटे में क्या होता है वो देखते हैं कि अरे यार इसको तो ये बहुत नेगेटिव इमेज है क्योंकि टीचर इसको डांट रही है, तो इससे दोस्ती नहीं करते। हाँ, ना इसके नंबर आ रहे हैं, ना ये पढ़ कुछ कर पा रहा। तो अब जो हम लोग देखते हैं कि बैक बेंचर्स हैं उनकी दोस्ती हो गई, लेकिन छोटे में आप देखो तो ये चीज़ होती है, उसको ऐसा इमेज की तरह लेके चलते। अब उसकी कोई दोस्ती नहीं है, उसके माँ बाप उससे सही से बात नहीं करते, सिर्फ डांट डपटते हैं, टीचर्स मार रहे हैं। ऐसा बच्चा अकेला हो गया। अब वो सबसे कट गया। घर बड़ा था, उसने फर्स्ट फ्लोर पे एक अपना जो कमरा था उसको ही अपनी दुनिया बना ली। वहाँ कंप्यूटर था, इंटरनेट था, सब कुछ था, तो सारा एक्सेस था उसके पास। तो वो अपना दिन भर कंप्यूटर में गेम्स खेलता, और गेम्स भी वो वॉलेंट गेम्स खेलता, तो और पूरे घर से कटा हुआ और चिड़चिड़ा हो गया था समय के साथ, कि वो किसी को पसंद नहीं करता था कि वो फर्स्ट फ्लोर पे उसके कमरे पे कोई आए माँ बाप से। यहाँ तक कि जो मेड थी वो भी उसके कमरे में जाना अलाउड नहीं थी क्योंकि उसको पसंद, वो लड़ने लगता था। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ, चिड़चिड़ा हो गया वो। अब ऐसा बच्चा अकेला है, वो अकेले क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। माँ बाप भी क्या है, माँ बाप ने सोचा कि अरे ये पढ़ाई लिखाई में तो है नहीं, तो माँ बाप ने भी ध्यान देना बंद कर दिया। देखिए ये एक और सबसे बड़ा फॉल्ट है। उन्होंने कहा कि अरे यार इससे होप नहीं, क्योंकि उनके लिए तो ये कि अगर हाँ पढ़ाई कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो हाँ तुम कुछ अच्छा करोगे, तो तुमसे उम्मीद है। अब उससे होप तोड़ दी उसको। फिर जब उसने 12th स्कूलिंग कंप्लीट की तो उसको भेजा पढ़ने के लिए बाहर, तो उसको फिलीपींस भेजा पढ़ने के लिए। वहाँ वो कुछ समय रहा, वहाँ उसका मन नहीं लगा, तो फिलीपींस से वो वापस आ गया इंडिया। फिर उसको मेडिकल की पढ़ाई के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेजा। ये कुछ समय वहाँ रहा और ये वो भी छोड़ के आ गया। अब क्या है, माँ बाप तो ट्राई कर रहे हैं कि यार इसका कोई करियर सेटल हो जाए, ये कुछ कर ले, कोई डिग्री ले ले, बाहर भी भेज रहे हैं, तो वेल ऑफ फैमिली है, तो पैसे की दिक्कत नहीं, बस वो कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी ये कुछ कर ले तो समाज में भी उनका भी नाम हो कि यार हमारा बेटा भी हमारी बेटी की तरह डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आ जा रहा है वापस छोड़ के कुछ समय। तो उस पॉइंट पे माँ बाप ने गिव अप कर दिया, पूरा होपलेस हो गए उससे। अब माँ बाप जब होपलेस हो गए तो उन्होंने उससे ध्यान देना बंद कर दिया। वो वापस आ गया, फिर से उसी स्टेट में चला गया। पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्होंने शायद ही कभी उसे बोलते देखा हो कैडल से। ओवरऑल पूरी फैमिली वैसे भी शांत थी और बहुत सीधी थी, उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फादर थे उनकी इमेज बहुत अच्छी थी। वो जिस पैसे वाले बहुत थे, घमंडी नहीं थे, बहुत डाउन टू अर्थ फैमिली थी। एक फैमिली जो समाज में बहुत अच्छी है, उसकी इमेज बहुत अच्छी है, और इतनी अच्छी कि अगर वो ऑटो भी ले रहे हैं
तो जो किराया लग रहा है उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। तो लोगों की मदद करना, गरीबों के लिए दान पुण्य करना, और तो ये सारे अच्छे काम भी करते थे, तो समाज में उनकी इमेज अच्छी है। ऐसे में उन्हीं के घर का बेटा अंदर ही अंदर घुट रहा है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब क्या हुआ, एक दिन कैडल कहता है कि मुझे जो है गेम और एनिमेशन में इंटरेस्ट है और मुझे उसकी पढ़ाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब ये फर्स्ट टाइम था कि उनके बेटे ने कोई इंटरेस्ट शो किया कि यार चलो, ये कह रहा है, होता ना कि यार चल कोई कुछ तो बोला, ये हाँ। कुछ तो करना चाहता है, चलो यही कर लो, हम जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रहे हो लेकिन तुम कुछ तो कर रहे हो। तो वो खुश हो गए। उसने बताया कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जा करके एनिमेशन और गेम के ऊपर, गेम डेवलपमेंट के ऊपर पढ़ाई करनी है। तो एग्री करके उनका ठीक है, उन्होंने उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो वहाँ रहा, कुछ समय तक वहाँ रहा। फिर उसने घर पे फ़ोन किया, कुछ महीनों बाद उसने बताया कि मेरी यहाँ पे जॉब भी लग गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और तो घर वाले खुश हुए कि यार पढ़ रहा है, इसकी जॉब भी लग गई है, ये सेटल भी हो रहा है। और कुछ समय रहने के बाद उसने कहा कि अब जो है जॉब में ऐसा हो गया है कि मैं घर से भी कर सकता हूँ, कंपनी ने कहा है, और तो मैं घर आ रहा हूँ। अब घर वाले खुश। उधर उनकी जो बेटी थी वो भी चाइना से MBBS की पढ़ाई करके लौट रही थी। तो क्या हुआ कि उनके लिए एक बड़ा इवेंट था कि चलो दोनों बच्चे आ रहे हैं। जो बेटे की चिंता थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी सेटल हो गया, वो भी वापस आ रहा है। तो बेटा वापस आ गया, बेटी वापस आ गई, सब बहुत अच्छा, एक हैप्पी फैमिली, सब बढ़िया चल रहा है। उनको नहीं अंदाज़ा है कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था, बल्कि कोई माँ बाप नहीं सोच सकता। सबको दिख रहा है एक अच्छी फैमिली, हैप्पी फैमिली साथ रह रही है। उनका बेटा आ गया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये उनको पता नहीं। अब क्या होता है आप समझिएगा, अब जो डिटेल है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। वो अपने रूम में है और उसने अपनी माँ बाप को बताया कि मैं जो है गेम बनाता हूँ। और तो माँ बाप खुश हैं। माँ बाप को इतना आइडिया नहीं कि क्या करता है, लेकिन समझ में आ गया कि हाँ चलो कंप्यूटर से जुड़ा है, कुछ कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। एक दिन वो अपनी मदर को बुलाता है, सुबह का टाइम था, और उनसे कहता है कि आप ऊपर चलो, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने गेम बनाया है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं। माँ बड़ी खुश कि यार मेरे बेटे ने कुछ किया, चलो। उनको ऊपर लेके गया और कंप्यूटर रखा हुआ था, उनको बैठाल दिया और माँ से कहा देखो गेम। तो माँ बड़ी खुश, तो माँ बड़ी एक्साइटेड भी थी कि यार चलो क्या बनाया देखो। हाँ यार देखें यार मेरा बेटा। सोचिए ना, इतने सालों से सोच रहे हैं यार ये तो बड़ा नालायक है, कुछ नहीं कर सकता, इसने गेम बनाया है। तो माँ बैठी, चेयर पे बैठी, और माँ से कहता देखो इस स्क्रीन की तरफ। अब माँ ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ फोकस किया, वो पहले से ही कुल्हाड़ी लेके रखे हुए था। उसने अपनी माँ पे वार करने शुरू कर दिए। भाई साहब, आप सोचो कि किसी भी माँ के लिए ये सपने में भी नहीं आ सकता कि उनका बेटा ऐसा उसके साथ करने वाला है। जब, और ये तब नहीं हुआ है जब कोई हीटेड आर्गुमेंट हो रहा हो, कोई लड़ाई चल रही हो, कि उन्होंने उसे डांटा हो, डपटा हो, ऐसा कुछ नहीं है। काम दिखा रहा है, काम के सब कुछ शांत है, सब सही हो गया है, लाइफ बिल्कुल सेटल्ड है, पीसफुल है। ऐसे में एक दिन वो उन्हें बुला रहा है, अपना काम दिखा रहा है, और वो उन पे वार करना शुरू कर देता है कुल्हाड़ी से। एक के बाद एक कई वार करता है, तब तक मारता रहता है जब तक उसकी माँ की सांसें नहीं उखड़ जाती। मतलब आप समझिए, इस तरह का जो ब्रूटैलिटी होती है, इसमें क्या होता है, डेथ इंस्टेंट नहीं होती है, सही बात, बहुत तड़प तड़प के होती है। घर बहुत बड़ा था और माँ की चीखें नीचे ना जाएं, इसलिए उसने पहले से ही स्पीकर पे म्यूज़िक तेज़ वॉल्यूम में बजा रखा था। ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं, और लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है केस में। म्यूज़िक तेज़ बजा रखा था उसने, तो आवाज़ नीचे नहीं जा रही थी, और इतनी तेज़ वार किए कि माँ जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने उनकी बॉडी को ड्रैग किया और अटैच बाथरूम में डाल दिया। फिर उसने जो है खून साफ़ किया आराम से, और खून साफ़ किया और नीचे गया। नीचे फादर थे उसके और उसकी बहन थी। फादर से कहता है कि चलिए आपको भी मैं दिखाता हूँ गेम। तो सिस्टर पूछा कि भाई माँ कहाँ है, तो कहते वो देख रही है, पापा आपको भी दिखाता हूँ। पापा भी चल दिए। अब पापा चल दी, पापा को क्या पता उसके कि ये क्या करने वाला है। जब वो अंदर पहुँचे तो उनको भी उसी तरह से उसने बैठाला, और उसके बाद उसने
सेम उसी तरह से उन पे अचानक से हमला कर दिया। उसी ब्रूटैलिटी से उसने अपने फादर को भी मारा। एक ही दिन में उसने अपनी मदर को मारा और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद उसने अपने फादर को भी मार डाला। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने अपने फादर को मारा, उनकी बॉडी को लिया और बाथरूम में जा कर के डाल दिया। ब्लड पूरा चारों तरफ फैला था। तो पिछली बार जब उसने मदर को मारा तो उनकी बॉडी जो ब्लड निकला वो साफ़ किया। इस बार उसने ये भी नहीं किया, ब्लड फैला हुआ था। अब उसको जल्दी थी, वो गया अपनी बहन के पास नीचे और लंच करता है। ऊपर सोचिए फादर और मदर मरे पड़े हैं, उसने आराम से लंच किया। तो बहन ने पूछा कि भाई मम्मी पापा कहाँ हैं, तो उसने कहा भाई मम्मी पापा ऊपर हैं, गेम देख रहे हैं, तो खाना खा लो फिर तुम्हें भी दिखाएंगे। लंच किया, उसकी बहन ने खाना खाया, कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। सोचिए वो उसका भाई है, उसके साथ में रहे, आप सोचिए एक लड़का जो घर का लड़का साथ में रहा, पला बढ़ा, और वो मन में क्या चल रहा है उसके ये कोई नहीं जान सकता। सुकून से उसने खाना खाया, लंच किया, फिर उसके बाद अपनी बहन को भी वो ले करके ऊपर गया। अब जैसे मैंने बताया ना कि फादर का जो ब्लड है वो वहीं पड़ा हुआ था। वो जैसे ही पहुंची तो खून दिखा, तो इंस्टेंटली वो समझ गई कि यार कुछ गलत है। वो चापड़ रखे हुए था, छुपाए हुए। चापड़ क्या होता है भाई? मशीट, जैसे आप देखते हो नारियल काटते हैं, हाँ। साउथ इंडिया में आप देखते हो नारियल काटने की, उसके बड़ा धारदार होता है, तो वो रखे हुए था छुपा करके। जब बहन ने देखा तो सेंस कर गई कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कमरा छोड़ के भागने का ट्राई किया। अब जैसे ही बहन भागती है वो उसको पकड़ लेता है और एक वार कर देता है उस चापड़ से, मशीट से। अब जो वार हुआ उसकी गर्दन पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आदमी जो है इसके बाद मूव नहीं कर पाएगा। हमारे छोटा सा कट लग जाता है, कितना दर्द होता है। और उसने वार किया और सिस्टर को ड्रैग करके रूम के अंदर ले आया और फिर वैसे ही उसने अपनी बहन को भी मार डाला। आप सोचिए एक ही दिन में एक लड़का अपने माता पिता बहन तीनों को मार देता है। तीनों की बॉडी को ड्रैग करता है, बाथरूम में लेके जाता है, वहाँ पे डंप कर देता है। उसकी जो नानी है वो नीचे है, नीचे वाले फ्लोर में रहती थी, ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि बूढ़ी थी, घुटने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकती थी। वो जानता है कि कोई मेड या कुक कोई आती नहीं है ऊपर वाले फ्लोर में, कोई था नहीं। प्लस कंपाउंड जो था वो बहुत बड़ा था, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ मारा तो पड़ोसी ने सुन लिया हो, तो बहुत ईजी था इस चीज़ को हाइड करना। उसके बाद मारता है, नीचे आता है, जो अब बॉडी पड़ी हुई है। अगले दिन जो है मेड आती है, वो पूछती हैं, ऑब्वियस ही बात है, लड़का ऐसे दिखता नहीं, लड़का ही दिख रहा है। और जो है नानी अभी बची हुई है? नानी बची हुई है। नानी अपने घर पे, नानी को आइडिया नहीं है क्या है, नानी बहुत बूढ़ी है। मेड आती है, मेड पूछती है, ऑब्वियस ही बात है, मेड आएगी तो पूछेगी कि कहाँ पे हैं। तो उसने बताया कि मम्मी पापा जो है और बहन कन्याकुमारी रिलेटिव के यहाँ गए हुए हैं। अच्छा, उसने पहले से। अब देखिएगा शातिर कितना है। उसने कहा कि मम्मी पापा तो गए हुए बाहर और अभी कुछ दिन बाद हो सकता है नानी भी चली जाए। अच्छा, पहले से पहले ही बता रहा है। उसने पहले से बोल दिया कि नानी भी चली जाए। मैं सरप्राइज रहता हूँ कि आप सोचिए दिमाग, इंसान का दिमाग कितनी गहराई तक जा सकता है, कितने अंधेरों तक जा सकता है। ये हमारी आपकी सोच से भी बहुत परे है। उसने तो मेड, ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन थोड़ी करेगी आपसे कि भाई उसने कह दिया तो गए होंगे। उसने अपना यूजुअली काम वाम निपटाया और वो चली गई, मेड और कुक चले गए। और उसने उसके बाद अपनी नानी को भी, नानी कमरे में गया, उसने अपनी नानी को भी उसी तरह से मार डाला। नानी को तो अंदाज़ा नहीं था कि ये करने वाला है। उसने नानी को भी मार डाला उसी रात और उनकी बॉडी को उनके ही अटैच बाथरूम में डाल दिया। वो ये जैसे बच्चों का खेल हो, मर्डर करना, वो भी अपने परिवार वालों का। अब नानी भी जो बची थी वो भी चली गई, वो भी ख़त्म हो गई। ये पहले से प्लानिंग ऑब्वियसली कर चुका था, इसीलिए उसने मेड को जो है, और ये मेड ने स्टेटमेंट दिया, ये सब वेरीफाइड है, पुलिस को बताया कि उन्होंने क्या, क्योंकि बाद में स्टेटमेंट लिया गया तो ये सब चीज़ें क्रॉस चेक होती हैं। तो यानी उसने पहले से प्लान बना रखा था कि अब नानी को भी रास्ते से हटाना है। अब आगे केस को फुल प्रूफ बनाने के लिए उसने क्या किया, उसी रात एक पास के रेस्टोरेंट से 5 लोगों का खाना मंगवाया। कोई है नहीं बचा, मर्डर कर चुका है, सबकी लाशें घर पे पड़ी हुई हैं। 5 लोगों का खाना इसलिए कि अगर इन केस ज़रूरत पड़े तो एक एलिबाई बन गया कि यार हाँ मैंने तो खाना मंगाया था, सब थे। अब वो क्या करता है, वो
3 दिन तक उन्हीं डेड बॉडीज़ के साथ रहा भी। वो लड़का उसी घर में सो रहा है, उसी घर में खा पी रहा है जहाँ नीचे उसकी नानी मरी पड़ी है, उसी अटैच बाथरूम में तीनों लोग डेड पड़े हुए हैं, उसकी मम्मी पापा बहन, ऐसे घर में वो रह रहा है। फिर क्या होता है, गर्मी का मौसम है, केरला का केस है, तो हीट है, गर्मी है मौसम, इसलिए क्या हुआ, बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो स्मेल आने लगी। स्मेल से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा इनको जला देते हैं। पहले उसने काटने का ट्राई किया, तो बॉडी काटनी शुरू करी। अब बॉडी काटना इतना आसान नहीं है, उसने ट्राई किया, लेकिन जब वो उससे लगा कि वो नहीं काट पा रहा, उसने सोचा कि वो जला देता है। इसके लिए वो पहले से ही पेट्रोल जमा कर रहा था। 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर चुका था। आप देखिए, इकट्ठा ज़्यादा वॉल्यूम में तो आप पेट्रोल नहीं ले सकते ना, सीधे आप गाड़ी में भरवा सकते हो, लेकिन एज़ पर रूल आपको ऐसे ओपन नहीं मिल सकता। तो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके उसने पहले से ही इकट्ठा करना शुरू किया था। अब ये क्या शो करता है कि वो पहले से ही सोच प्लानिंग कर रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं प्लान था। तो 250 ml करके वो पहले इकट्ठा कर रहा है कि 5 लीटर कितनी ज़रूरत पड़ेगी। उसने क्या किया, उस पेट्रोल का यूज़ किया बॉडी को जलाने में। अब पेट्रोल एक बहुत फ्लेमेबल है, तो जब उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई तो आग जो है फैल गई। उसको पता नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी, तो पूरे घर में फैल गई, घर जलने लगा। तो वो उसी रात भाग गया। घर जब जलने लगा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो घर छोड़ के भाग गया। ये वही आग थी जब पड़ोसियों ने देखा और पुलिस को बुलाया। अब ये पकड़ जाता है, तो इसने बताया, पहले तो इसने झूठ बोला कि मुझे नफ़रत थी इसलिए मैंने मार दिया। भाई नफ़रत थी तो ये तो तभी एक्ट करना चाहिए था जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल है, पेरेंट्स तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती रही है कि उन्होंने नेगलेक्ट किया। पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जब वो बच्चा था उसको उस पर ध्यान न देना। सोचिए, मदर खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी रीज़न ये परमिशन नहीं देता कि आप क्राइम करो, है ना। फिर उसने बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था। मैंने डार्क वेब सर्च किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिसमें मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और मैं वही चीज़ की प्रैक्टिस अपने घर वालों पे करने वाला था। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मैं जो है पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए मैंने वो डमी मंगाया। जब पुलिस ने कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या है ये डमी, क्यों मंगाया, उससे तुम क्या करने वाले थे, तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को मारता, उनकी आत्मा निकलती, उन सारी आत्माओं को मैं डमी में कैद करता, और फिर उन आत्माओं को कैद करके उनसे शक्तियाँ लेता ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। ये उसका जो था मेन रीज़न था, उसने जो बताया। तो मैं इतने सालों से सीख रहा था, मुझे इंटरेस्ट, और इसने बताया कि ये 2-3 सालों से नहीं, ये बचपन से वो इस चीज़ों में इसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था जब वो टीनेज में था। तो 10-12 साल से वो इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ रहा था कंटिन्यूसली। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन अगर आप देखोगे तो ये अराउंड द वर्ल्ड हर एक जगह इसका जिक्र है। आप चाहे आप अगर चले अफ्रीका चले जाओ, वहाँ उस साइड कई ट्राइब्स हैं, वाई ट्राइब्स हैं जो इसको मानती हैं, कि उसमें मानती हैं कि आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकाल करके अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। हाँ, ट्रैवल कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें कर सकते हो। हिंदू कल्चर में भी ये चीज़ मानी जाती है, हिंदू धर्म में भी ये चीज़ मानी जाती है। और आप जापानीज़ रिलीजन में देखोगे तो उसमें भी इस चीज़ का जिक्र है। इनफैक्ट इजिप्ट में भी द बुक ऑफ डेथ है, उसमें भी है कि जो है उसमें इमेजेस मिली हैं और उसमें जिक्र भी है कि बॉडी जो है, जिसको वो लोग कहते हैं बॉडी से बाहर निकल के शरीर, वो एक्सप्लोर करते हैं, वो देखते हैं कहाँ रिसोर्सेज हैं, और लोगों को हील करने के लिए वो एनर्जी और अपने पूर्वजों से कनेक्ट करने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका से लेकर के आपकी जापान तक, चाइना तक, इंडिया, हर जगह इसका जिक्र है एस्ट्रल प्रोजेक्शन ये का। चीज़ नहीं सुनने में आ रही है जो बता रहा है कि वो आत्मा जब निकल जाएंगी तो उनको वो हाँ, ट्रैप करके उनसे पावर्स लेगा। अब ये आप चीज़- समझिए, किसी एस्ट्रल प्रोजेक्शन में ये नहीं है हाँ, ये कहीं मेंशन कि आप किसी को मार के उसकी आत्मा, कई जगह ये भी न्यूज़ में आया कि उसने कहा कि मैं मार के देखना चाहता था कि उसकी आत्मा शरीर से निकल रही है, तो पहली बार नहीं देख पाया इसलिए मैंने दूसरा मारा। ऐसा नहीं है, उसने कहा कि मैंने इसलिए मारा कि मैं उन सारी बॉडीज़ की जो उन सारी आत्माओं को कैद करना चाहता था, उससे शक्तियाँ लेना चाहता था। अच्छा,
एस्ट्रल प्रोजेक्शन की अगर वो बात कर रहा है तो उसमें तो ये था कि आप अपनी आत्मा को बाहर निकाल के एक्सप्लोर करते हो, जो पहले ऋषि मुनि करते थे, कहा जाता है ऐसा, या अदर कल्चर में भी ऐसा था। ये कहीं नहीं है कि भाई तुम किसी और को मार करके उनकी आत्मा से ये चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब पुलिस का कहना था कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, उसने सोच रखा था। सारे एविडेंसेस भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई क्योंकि वकील जो है, जो डिफेंस लॉयर है, वो ऑब्वियसली ये अप्रोच करता है कि दिखा सके कि मेंटली अनस्टेबल है ताकि सज़ा ना हो। अब आते हैं आईपीएस श्रीलेखा जी पे, जिन्होंने इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनका यूट्यूब चैनल भी है, उन्होंने इसके बारे में बताया भी है। उन्होंने बताया कि जब वो कैडल से मिलने गई तो पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही रिस्की भी है, वो बहुत वियर्ड टाइप का है। तो उसका बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि जब उसको जेल में रखा गया तो उसने अपने साथियों पे भी, जो जेल में अंदर कैदी थे, उन पे भी हमला किया। अच्छा। उन्हें मारने का अटेम्प्ट किया। तो जब उसने ये किया तो उसको पागल खाने शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसका 20 दिन तक इवैल्यूएशन किया गया। तो जब कहा गया कि नहीं ठीक है, इसको जेल में रख सकते हैं, तो उसको फिर जेल में रखा गया। जेल में जब जाने के बाद उसने फिर से हरकत करी। तो ये बार बार अक्सर ऐसा करता था कि जब जेल में होता था तो अपने साथियों पे हमला कर देता था, तो उसको अलग सेल में रखा गया। तो ये इतना रिस्की पर्सन था। आईपीएस श्रीलेखा जी ने कहा जब हमें मिलना है उससे, तो अथॉरिटीज़ ने मना किया कि बहुत रिस्की है मैम, आप मत मिलिए। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मिलना है। तो फिर अरेंज किया गया उनके लिए, सेटअप बनाया गया। तो एक हॉल था, बड़ी सी टेबल रखी गई, एक एंड पे उनको कहा कि आप बैठो, और एक बेल रखी गई कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वो बेल बजा देना, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। आप समझो ना कि कितना रिस्क होगा कि एक आईपीएस के लिए कि आप बेल रखो कि वो ला रहे हैं। अब उन्होंने बताया है कि जब वो सामने से आ रहा था, उसके लंबे खुले बाल, उसका हुलिया, उसकी अजीब सी मुस्कुराहट, वो आप फ़ोटोज़ देखोगे ना, वो आप समझोगे। शाहरुख खान सर ने बड़ी अच्छी बात कही है, डोंट बी नेगेटिव, इट शोज़ ऑन योर फेस। तो नेगेटिविटी इंसान की चेहरे पे दिखती है, ये बहुत सच है। आपके अंदर नेगेटिव विचार होंगे तो आपका चेहरा भी वैसा ही वो शो करने लग जाएगा, पॉजिटिव चेहरे अलग से दिख जाते हैं। तो वो सीन उसके साथ था। आप सोचिए इतनी डार्क नेगेटिविटी है तो उसका चेहरा वैसा दिख रहा था। तो उसको देख करके जो उनको जो एनर्जी महसूस हुई, उनको लगा कि सच में ये चीज़ जो कही जा रही कहीं ना कहीं है, उतना नेगेटिव हो चुका है। तो जब वो आया, उन्होंने उनसे बातचीत करी, तो वो जवाब नहीं दे रहा था, गोल मोल बातें कर रहा था। फिर उन्होंने कुछ ऐसे उससे पर्सनल बातें पूछनी शुरू की, पर्सनल लाइफ में, तो वो भड़क गया, उसका बिहेवियर बदलने लगा। उसने अपनी आवाज़ें अलग अलग तरह से निकालनी शुरू कर दी। उसने एक चीज़ बोली, उसने कहा, उसने लिटरली उनको आंटी कहा कि आंटी आपके पीछे वो खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपको मार दूं। ये आईपीएस श्रीलेखा जी ने खुद कहा है कि उसने एक तरह से ओपन थ्रेट दिया। उसने कहा कि आंटी आपके पीछे कोई खड़ा है जो मुझे कह रहा है कि मैं आपका मर्डर कर दूं। तो वो ऑब्वियसली हिल जाएंगे अंदर से। उसके बाद उन्होंने उससे कुछ और पर्सनल सवाल किए, और जब वो उसकी पर्सनल लाइफ में जाने लगी तो वो भड़क गया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसके हाथ पैर का मूवमेंट बदल गया, वो एग्रेसिव हो गया, आवाज़ की टोन चेंज हो गई। तो उनको लगा कि अब ये उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। तो उन्होंने फ़ौरन बेल बजाई, तुरंत गार्ड आए और उसको लेके चले गए। उसके बाद वो कभी दोबारा उससे नहीं मिली। उसके बाद वो जेल में रखा गया। उसने फिर वही हरकत करी, अपने साथियों पे हमला करना, वो सब, उसको अलग भी रखा। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी बढ़ती चली गई कि उसको फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। अब आप समझिए, आज की डेट तक, आज इतने साल हो गए हैं, 7 साल होने जा रहे हैं इस केस को, आज भी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू नहीं हुआ इस केस का। और वो अभी भी पागल खाने में है, मेंटली अनसाउंड है, इसलिए उसका ट्रायल कोर्ट ने अभी तक शुरू ही नहीं किया। बाप रे। एक व्यक्ति जो मर्डर करता है अपने पूरे परिवार का, और सारे प्रूफ मिल जाते हैं, पकड़ा जाता है, इस ग्राउंड पे बचा हुआ है कि वो मेंटली अनसाउंड है। तो ये बहुत विचित्र केस है। जब इसके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि देखिए, आप या तो लॉ के लूप होल कहिए, या फिर इंसान के माइंड के बारे में आप बात करिए, किसी भी जोन में जाइए, तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बड़े मुश्किल हैं। तगड़ी मिस्ट्री है भाई ये तो। हाँ भाई, ये बंदा ही अलग है कि माँ बाप को मार के खाना खा रहा है भाई, ये भी एक अलग ही है, साइको है भाई ये तो। या तो हेट इस लेवल की थी उसके अंदर
कि उसको एक पॉइंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी रियलिटी क्या है ये तो पता ही नहीं ना कि एक्चुअली में हेट थी या फिर वो या फिर सच में वो पैरानॉर्मल एंगल था कि नहीं था। क्योंकि एक तरफ ये अकाउंट जो श्रीलेखा जी का है कि उन्होंने फील किया कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं, कि इसको कुछ दिखता है, इसको डिनाई भी नहीं किया इस पॉइंट को। तो एक तरह का मिस्ट्री है इस पूरे केस में कि आप किसी भी पहलू पे नहीं कह सकते। एक तरफ ये प्लान भी दिख रहा है, जो प्रूफ मिल रहा है कि इसने प्लानिंग के साथ किया, लेकिन प्लानिंग भी की तो उसके पीछे का रियल मोटिव क्या था? अगर मोटिव नफरत थी तो वो इतने समय बाद कैसे आई? तो तब क्या सही में वो डार्क एंगल है जो हो सकता है? वैसे जब आप कोई भी केस करते हो तो जब डीप रिसर्च करते हो, जैसे आप बता रहे थे कि मैं विक्टिम के नोन्स या किसी से मैं बात करता हूँ, इस केस में आपने कुछ की थी कोशिश की यार मैं पड़ोसी तक पहुँचूँ या मैं इस लेवल की रिसर्च करूँ कि मुझे कुछ और अच्छा मालूम पड़े, खास मालूम पड़े इस केस के बारे में? नहीं, सिंस ये थोड़ा सा मैंने बताया कि ये केस जो था मेरे रीच के थोड़ा बाहर था। हमने ट्राई किया कि सिंस फैमिली में कोई था भी नहीं बचा, तो कोई नोन कांटेक्ट में था भी नहीं हमारे कि हम जिससे पूछ सके, बात कर सकें। तो अनफॉर्चुनेटली कोई रियल पर्सन जो इस केस से जुड़ा है वो नहीं मिल पाया। तो सारे सोर्सेज मिले, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था जो हमारे लिए आईपीएस श्रीलेखा जी का, अब शायद वो रिटायर हो गई हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल में अपने बताया है, उन्होंने अदर लैंग्वेज में बोला है, तो उसको हमने ट्रांसलेट करवाया था समझने के लिए कि उन्होंने क्या ये मानना है कि ये पोजेस्ड भी हो सकता है बंदा, उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे ये इतना बाप रे। डेंजरस केस था उनके लिए। एक आईपीएस सोचिए, और जो बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, अगर वो फील कर रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में भाई मिस्ट्री तो दरिंदा ही कहेंगे ऐसे आदमी दरिंदा ही को तो। कहेंगे। कोई भी, मैं कहता हूँ कोई भी रीज़न तो अलाउ नहीं करता ना कि आप किसी हद तक जाओ, तो ये अनसॉल्व्ड केस में आता है भाई। और नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये जो हमने बात करी इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। हम लोग क्राइम में जो देखते हैं, एक कहावत है कि क्राइम के पीछे 3 अहम रीज़न होते हैं, जर, जोरू, ज़मीन। ये आप भी जानते होगे। जर मतलब पैसा, जोरू मतलब स्त्री, लड़की, कन्या, और ज़मीन मतलब लैंड प्रॉपर्टी। ये 3 रीज़न होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपराध के पीछे, हर अपराध के पीछे। ये केस अलग था ना, कैडल वाला। यहाँ पे तो ये तीनों ही नहीं है, यहाँ ये तीनों नहीं है। तो आप समझिए कि पुरानी कहावतें, समय इतना डार्क होता जा रहा है कि आप कोई भी रीज़न एक्सपेक्ट कर सकते हो। कई बार तो भाई कोई रीज़न भी नहीं होता, कई लोग ऐसे ही वो फायरिंग चालू कर देते हैं, किसी भी रीजन से किसी को मार देते हैं। कोई आने वाला समय कितना खराब होने वाला है ये हमें भी नहीं पता। सही बात भाई। यूएस में ही हम सुनते हैं इधर उधर कंट्रीज में कि भाई स्कूल में बंदूक ले घुस गए, गन कल्चर मार दिया। तो वो मैं यूएस मीडिया में मैंने काम किया काफ़ी सालों तक, तो वहाँ पे भी हम क्राइम शोज़ ही कवर करते थे। तो जब, इसलिए मैं देख पा रहा हूँ कि जो वहाँ पे जेन ज़ी है और जो कल्चर है वो जिस तरह के क्राइम को प्रमोट करता है, प्रोवोक करता है, बल्कि मैं कहूँगा वो कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। ये सबसे बड़ा रिस्क है। आप समझो यूएस जो है वो हमसे काफ़ी आगे है, वहाँ टेक्नोलॉजी हमसे पहले आ चुकी है, सोशल मीडिया हमसे पहले था, चीज़ों का एक्सेस हमसे पहले था। तो उनका इन्फ्लुएंस जो है, जो हुआ, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उसका रिजल्ट तो हम देख रहे हैं, इस लेवल पे देख रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये शुरुआत हुई है, आगे कहाँ तक जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सही बात है। तो नेक्स्ट स्टोरी पे चलें भाई। तो नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको बताऊं, ये मुझे अंदर तक हिला गई इसलिए क्योंकि जब इसको जब रिसर्च किया, रिसर्च में एक चीज़ होती है, जब हम फैमिली, आप सोचिए हर एक इंसान की अपनी कहानी है, हर एक की अपनी ज़िंदगी है। जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें कभी कभी मौका मिलता है, और इस केस में हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें मौका मिला जो विक्टिम है उनकी ज़िंदगी को अंदर तक झांकने का। और जब आप अंदर तक देखो ना तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन है, आप उनको एक तरह से जान गए हो। जब आप सब कुछ पढ़ दो ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो हम इसे ऐसा पर्सन जानते हैं, हमने ऐसा लगता है कि यार ये तो अपने ही हैं यार, ये तो अपने ही बड़े भाई हो सकते थे, ये तो कोई ऐसा हो सकता था जो अपना हो सकता था। तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो उसमें से ये केस था विनोद भराड़ा का केस, विनोद भराड़ा पानीपत केस। और ये केस कई सालों बाद एक व्हाट्सएप मैसेज से सॉल्व हुआ। अच्छा। लगभग 3 साल बाद इसका खुलासा हुआ एक मैसेज से। अब ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। तो विनोद भराड़ा, इनका कंप्यूटर सेंटर है, ये पानीपत में कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं। और एज अ पर्सन अगर आप बात करें
तो जो अच्छाई आप सोच सकते हैं वो इस व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के लिए कर रहा है, पेड़ लगा रहा है, ये जो युवा हैं उनके लिए रोज़गार डेवलप कर रहा है, फ्री कोर्सेज बेच रहा है, दे रहा है, फ्री कोर्सेज चला रहा है कंप्यूटर के, और गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उसको लोगों तक पहुंचाना, बताना, और दान पुण्य धर्म कर्म ये सब अलग से। तो मतलब एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, जो समाज में अच्छा काम कर रहा है, जो युवाओं के लिए अच्छा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको भी लगेगा कि यार अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब ये विनोद भराड़ा जी, इनका एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर 2021 में, और एक्सीडेंट ऐसे हुआ था कि ये अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर बैठे हुए थे, एक पिकअप ट्रक आया, जो छोटा सा लोडर होता है जो कहते हैं पिकअप ट्रक आया, छोटा हाथी, हाँ छोटा हाथी, उसने इनको टक्कर मार दी। टक्कर बहुत तेज़ थी, ऐसा लगा कि ये जान भी जा सकती थी, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। भगवान का शुक्र था कि इनका सिर्फ पैर ही फ्रैक्चर हुआ, दोनों पैर फ्रैक्चर हुए। तो ये बात है दिसंबर 2021 की, इस एक्सीडेंट के लगभग 2-2.5 महीने बाद की। ये अपने रूम में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तभी एक बंदा इनके रूम में एंटर होता है, घर में एंटर होता है। इनकी वाइफ किचन में खाना बना रही हैं, घर पे और कोई नहीं है, और अंदर एंटर होता है, और ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। वो बंदा अंदर जाता है और बहस ऐसे होती है, और वो गोली मार देता है उनको, सीधे गोली मार दी। तो वाइफ कैमरे में है, वाइफ निकली और वाइफ ने शोर मचाया, डोर अंदर से लॉक था, उसने बंद कर दिया था किलर ने, शोर मचाया, बाहर भागी, बाहर से लोगों को बुला के लाई, बड़ी क्लोज कम्युनिटी थी, आस पड़ोस के लोग थे, तुरंत भाग के आए सब मोहल्ले वाले एकदम से, और बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव थे कुछ लोग। उन्होंने क्या किया, वो गन लिए था और गेट खोल के, दरवाज़ा खोल के रूम का, वो लहराते हुए गन भागा, लेकिन वो डरे नहीं मोहल्ले वाले, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसको बांध के पीटा भी, और उसके बाद पुलिस बुलाई, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। जब उसको पब्लिक मार रही थी तो उसने कहा मुझे मार डालो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई रिमोर्स नहीं था, कोई गिल्ट नहीं था। पुलिस आई, पुलिस अरेस्ट करके ले गई। तो पुलिस को पता लगा, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, उसकी आइडेंटिटी निकली, तो निकल के आया ये वही लोडर वाला था, वही पिकअप ट्रक वाला था जिसने 2.5 महीने पहले टक्कर मारी थी। और वो बेल पर, हिट एंड रन में जेल गया था, लेकिन वो बेल पर बाहर आया हुआ था, और ऐसा कह रहे थे कि वो विनोद भराड़ा पे दबाव बना रहा था कि वो केस को वापस ले लें, विड्रॉ कर लें, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, और वो इसीलिए वो उनसे बात करने आया था कि भाई आप केस वापस ले लो, और जो गलती हो गई वो इंटेंशनली नहीं थी, कंट्रोल के बाहर चली गई गाड़ी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन वो माने नहीं, इसलिए उसने उनको गोली मार दी। ये केस, ये समझ में आया, ठीक, ओपन एंड शट केस है, दिख रहा है। अब आप समझिएगा पुलिस की भी लापरवाही, ओपन एंड शट केस मान के केस हो गया क्लोज, कातिल पकड़ा गया, रीज़न पता लग गया, मोटिव पता लग गया, बंद हो गया। 2.5 साल बाद लगभग इस केस के आईपीएस अजीत सिंह शेखावत, इनके पास, ये एसपी हैं पानीपत के, इनके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, वो विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा का था, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस केस की जांच करो, क्योंकि इसका सच वो नहीं है जो दुनिया में निकल के आया है, कुछ और है। अब इन आईपीएस जो अजीत सर हैं, ये बहुत तेज़ तर्रार हैं, इनकी इमेज बहुत अच्छी है, और जो प्रमोद भराड़ा जी हैं ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनके भाई के साथ ये हुआ, इनके रियल भाई के साथ ऐसा केस हुआ। तो उन्होंने, जब उनको पता लगा कि इनकी पोस्टिंग हुई है, तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने सोचा कि यही है जो इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि इनकी इमेज बहुत अच्छी है, ईमानदार भी हैं। तो उनके पास मैसेज आया, तो उन्होंने तुरंत फाइल निकलवाई और टीम लगाई जांच करने के लिए कि ऐसा क्या हुआ, और नई टीम बनाई। पुरानी टीम ने भाई कैसा काम किया, तो नई टीम बनाई। तो उन्होंने क्या किया, जो ट्रक ड्राइवर था उसका नाम था देव सुनार। तो सबसे पहले पुलिस क्या करती है, पुलिस कॉल डिटेल निकलवाती है, तो उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाई। उसमें देखा कि जो एक नाम है जो कॉमन आ रहा है बैंक में, बैंक डिटेल्स में और कॉल डिटेल में, ट्रांजैक्शन में भी एक बंदे का नाम आ रहा है और कॉल डिटेल में भी आ रहा है। और एक पैटर्न नोटिस किया कि क्राइम के अराउंड, क्राइम जब हुआ है, जब ये अपराध हुआ है, 2 अपराध हुए, एक पहला जब एक्सीडेंट हुआ और दूसरा जब मर्डर हुआ, उसके आसपास के दिनों में बहुत बातें हुई उस नंबर से।
ये हमेशा फ्रीक्वेंसी से पुलिस हमेशा जज करती है कि देखती है कि किस समय कितनी बात हुई, आप अक्सर देखते होगे। तो देखा उस पीरियड में ज़्यादा बातें हुई हैं इस व्यक्ति से, और यही बैंक डिटेल में पैसे का बहुत लेन देन हुआ है। वो नाम जो था वही नाम उसमें भी था, उस डॉक्यूमेंट में जिसने उस देव सुनार, उस ड्राइवर की बेल करवाई थी। अच्छा, ये नाम था सुमित। अब सुमित नाम का बंदा हर जगह दिख रहा है, तो पुलिस ने कहा कि यार इसका चिट्ठा निकालते हैं, टटोलते हैं कि ये कौन है व्यक्ति। सुमित का निकाली पूरी कॉल डिटेल हिस्ट्री, सुमित की कॉल डिटेल निकाली, सुमित के बैंक अकाउंट निकाले, उसमें एक नाम निकल के आया, उसमें कनेक्शन निकल के आया। और वो कनेक्शन कैसे निकला कि जो एक अमाउंट था, अब पहले उधर चलते हैं, जो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ वो एक्चुअली में एक्सीडेंट के कुछ दिन पहले ही खरीदा गया था, और जो पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। जो उसकी EMI भरने के लिए और जो उसकी डाउन पेमेंट के लिए पैसा आया था वो सुमित के थ्रू आया था। सुमित के पास वो अमाउंट एक और नाम से आया था, एक और पर्सन ने ट्रांसफ़र किया था, और वो नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ का, निधि भराड़ा। ठीक, निधि भराड़ा ने वो पैसे ट्रांसफ़र किए थे सुमित को। सुमित जो था उसने ट्रांसफ़र किए थे देव सुनार को वो ट्रक खरीदने में। सुमित ही बेल करा रहा है ड्राइवर की। अब वाइफ से क्यों बात हो रही है, वाइफ से क्या कनेक्शन है? सुमित भराड़ा की हिस्ट्री निकाली गई। सुमित जो जिम ट्रेनर है, जब पता लगा है तो यार इसकी सप्लीमेंट की दुकान है, और वो एक्चुअली में ट्रेनर था, जिम ट्रेनर था, सप्लीमेंट की दुकान भी है, लेकिन इतना पैसा उसको वो क्यों दे रही है? कॉल डिटेल निकाली तो देखा सुमित और जो विनोद जी की वाइफ हैं निधि, उनके बीच घंटों बात होती है। अच्छा, अफेयर। हाँ, खूब लंबा चौड़ा उनका चिट्ठा निकल के आया सामने। तो ये एविडेंट हो गया कहीं ना कहीं कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो इधर से हो रही है। सुमित को उठाया और निधि को उठाया, पूछताछ की तो पहले कौन मानता है? कोई नहीं मानता। इधर उधर की बातें करी, डिनाई किया। पुलिस ने, आप हैरान रह जाएंगे, मैंने CCTV का जिक्र किया था पहले कि CCTV में कैद हुआ और वो आया। वो CCTV जब आप पूरा देखोगे ना, तो जब वो आदमी एंटर होता है तो उसकी वाइफ जो किचन में थी वो इशारा करती है कि इधर है, कि अंदर गए, अंदर लेटे हैं हस्बैंड जाने के लिए। जब वो अंदर चला जाता है, गेट लॉक करता है, तो वो एक्टिंग करना शुरू करती है कि बचाओ बचाओ मेरे हस्बैंड को, बाहर भागती है। वो ट्राई नहीं करती गेट खोलने का, वो सीधे बाहर भागती एक्टिंग करने के लिए, और तब लोगों को बुला के लाती है। वो सब कुछ प्लान्ड वे में तय किया गया था। हुआ ये कि ये जिम जाना शुरू करती है निधि, और वहाँ इसका अफेयर शुरू होता है। अब आप समझिएगा, निधि जो है उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसको चीट करने का कोई रीज़न दे। जो विनोद एज अ हस्बैंड बहुत अच्छे नेचर के हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बहुत बड़ा बेटा है, वो अराउंड टीनेज का है, और एक बेटी भी है, छोटी बेटी है। 2 बच्चे हैं, घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, और हस्बैंड वाइफ में ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है। फैमिली में भी आप निधि भराड़ा, मैंने जब उनकी पर्सनल प्रोफाइल देखी विनोद जी की, तो फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिखेगी कि हाँ चलो आप समझो कि अब्यूजिव हस्बैंड है, कि या फिर इन लॉज हैं वो टॉर्चर करते हैं। पूरी फैमिली में हर कोई जो है निधि को बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान देता था। ऐसे घर में एक लेडी रह रही है, शादी को 14-15 साल के ऊपर हो चुके हैं, 17 साल हो गए हैं, उसके बाद वो प्लान करती है अपने हस्बैंड का मर्डर। सिर्फ किस लिए? क्यों? क्योंकि उसका अफेयर शुरू हुआ, और हुआ ये कि ये अफेयर था, वो तो काम से बाहर रहते थे, ये अपना चैट करती थी, और उसके बाद क्या करती थी, अपनी कॉल हिस्ट्री जो है वो डिलीट कर देती थी। अब इस केस में जब मैं घुसा तो मैंने देखा कि होता क्या है कि आप किसी से बात करो, कोई चीज़ हाइड करोगे तो आप पर्टिकुलर वो कॉल डिटेल जो है वो डिलीट कर दोगे। लेकिन अगर कोई पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दे, मतलब कि बैक की सारी, तो एक बार डाउट आएगा कि यार ये क्यों डिलीट हुई।
तो विनोद जी ने एक बार ऐसे नोटिस किया कि यार कॉल हिस्ट्री डिलीट है, और जब भी वो उसका फ़ोन चेक करते थे, देखते थे ऐसे, तो देखते थे एक भी कॉल नहीं रखी है, हाँ। मतलब कोई भी कॉल नहीं। तो कोई डेली अपनी कॉल हिस्ट्री क्यों डिलीट करेगा? कोई भी मूर्ख नहीं है। तो दिमाग में एक शक जाता है, एक जाता है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई, तो वो बस ये देख रहे थे कि क्या है रीज़न। तो सही जवाब भी नहीं मिला था इस बारे में। एक दिन उन्होंने मौका मिला कि निधि का फ़ोन उनके हाथ में आया, तो उन्होंने मैसेंजर पर हुई चैट पढ़ ली, और वहीं से उनको समझ में आ गया कि इसका अफेयर। उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ इस चीज़ को लेकर के, और उसके बाद वो बंदा फिर से मौका देता है अपनी वाइफ को। समझता है कि चलो गलती हो सकती है, एक बार हो गई गलती, हो जाता है। और उन्होंने एक बार और मौका भी दिया अपनी वाइफ को, उसको भी समझाया, जो जिम ट्रेनर था, क्योंकि कोई भी चीज़ का बात का पतंगड़ बना सकते थे। लेकिन ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, आदमी बच्चों का मुंह देख लेता है। शादी कोई 2-3 साल की नहीं थी, बहुत समय बीत गया था और सब कुछ अच्छा था। मैंने वीडियोस देखे हैं, लिटरली हस्बैंड वाइफ कितने खुश हैं, साथ में हैं। वो अपने बेटे के लिए बाइक गिफ्ट कर रहे थे, अभी जब बर्थडे पार्टी थी उनके में, तो अपने बेटे के लिए बाइक लेके आए, सुपर स्पोर्ट्स बाइक लेके आए, गिफ्ट कर रहे हैं। घर में बहुत अच्छा, आप देख के लगेगा नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है जिसमें क्या कहते हैं रीज़न मिला हो निधि को चीट करने का। वो व्यक्ति ऐसा है ही नहीं। वो व्यक्ति समाज में अच्छा काम कर रहा है, पूरे सोसाइटी में उसकी इमेज है, पैसे की कोई कमी नहीं है। उधर सुमित का क्या था, सुमित ने देखा, सुमित को उठाया पुलिस ने। पुलिस तो जब पूछती उसके बाद तो फिर आप जानते हो वो तो बोलेंगे ही। तो सुमित का क्या रीज़न, सुमित ने क्यों किया, सुमित ने देखा कि भाई अच्छा एज जो थी अराउंड निधि की उस समय थी 37-38 आई गेस। तो और सुमित जो है वो इतनी एज का नहीं था, वो अर्ली 30s के अराउंड था, और वो जानता था निधि के बारे में, और ये भी जानता था कि जो हस्बैंड है उनके वो पैसे वाले हैं, पैसे कोई कमी नहीं, तो पैसा बहुत बड़ा फोकस था। अब सोचिए वो बाहर का व्यक्ति है, वो देख रहा है, उसका तो लालच जुड़ा हुआ है, और निधि यहाँ पे बहक गई, वो उसके साथ हो गई। और ये भी पता था कि इंश्योरेंस करा रखा है विनोद ने, तो इंश्योरेंस का पैसा अच्छा वो भी मिलेगा, और वो मिला भी। जब ये हुआ है, आप सोचिएगा, केस हुआ, मर्डर हो गया और क्लोज हो गया, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पहले लगा कि चलो एक्सीडेंट कर रहा था, गुस्से में मार दिया। कुछ लोगों के मन में था यार हिट एंड रन केस है। आप सोचो, हिट एंड रन में वैसे भी सज़ा बड़ी नहीं है, उसके लिए आप कोई मर्डर थोड़ी कर देगा और बड़ी सज़ा पा जाएगा। तो ये तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ थी। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन रीज़न क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। केस बंद हो गया। जैसे ही ये चीज़ केस क्लोज हुआ, उसके बाद निधि जो है उस घर को छोड़ के दूसरी जगह, दूसरे मोहल्ले शिफ्ट हो गई। उसने ये कहा कि मुझे ना अपने हस्बैंड की बहुत याद आती है, विनोद की बहुत याद आती है, इस घर में रह करके मुझे हर जगह बस जहाँ भी देखो तो मुझे उन्हीं की कमी लगती है। ये सब रीज़न जो होते हैं दे करके उसने वो घर छोड़ दिया। घर क्यों छोड़ा? क्योंकि उस मोहल्ले में वो सुमित से तो मिल नहीं सकती थी। अब उसने नई जगह घर लिया ताकि वो उस बॉयफ्रेंड से वो आराम से मिल सके। बताओ। पुलिस को ये भी पता लगा कि मर्डर होने के 3 महीने बाद ये लोग साथ में मनाली भी घूमने गए। अरे भाई साहब, सोचिए। और बच्चों का क्या हुआ? बेटे को इसने क्या किया, जो फादर इन लॉ के पैसे थे वो पहले हड़प लिए। मतलब जो विनोद जी के फादर के पैसे थे वो उसका भी यूज़ किया अच्छा खासा, वो भी हड़पे। अपने जो बेटे को है वो चाचा के पास, यानी भाई के पास ऑस्ट्रेलिया में, विनोद जी के भाई के पास भेज दिया। बेटी छोटी थी, छोटे बच्चों की ऐसे भी समझ नहीं होती, तो वो साथ में थी। बेटा चला गया, बेटा बड़ा था तो समझ सकता था, उसको भेज दिया। अपना ये फ्री हो गई यहाँ पे, और ये अपना अलग रहने भी लगी, मनाली भी घूम आई, इंश्योरेंस का पैसा भी मिल गया, तो पूरी अय्याशी चल रही थी। बताओ। जो भाई हैं विनोद जी के, देखिए फैमिली में ना अंदर कहीं ना कहीं जो है, आप अगर देखो तो शक हो ही जाता है। और ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जो पर्सन होता है जो कहीं ना कहीं अफेयर या इसमें पड़ा होता है लव एंगल में, तो चाल ढाल, हाव भाव, बातचीत बहुत कुछ बदल जाती है।
तो वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है। प्लस क्या हुआ कि विनोद जी के जो भाई हैं प्रमोद जी, उन्होंने अपने कुछ, जो ऑस्ट्रेलिया रहते थे, हाँ जी, वही? ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उन्होंने अपने कुछ लोग लगा दिए। उनको वहाँ से खबर मिलती रहती थी कि ये क्या कर रही है। 3 महीने बाद अगर मनाली जा रही घर की बहू, पता तो लग ही जाएगा। सही बात है। तो ये शक नहीं होगा कि कहाँ गई, किसके साथ गई, सब पता लग जाता है, कुछ भी छुपता नहीं है। जो उसकी सारी हरकतें थी, भले ही उसने घर चेंज कर दिया, मोहल्ला चेंज कर दिया, जगह बदल दी, लेकिन सब पता लग जाता है। और वो प्रमोद जी पता करवा रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डाउट था। जब उन्होंने देखा और उन्होंने पुलिस को अप्रोच भी किया, अनफॉर्चुनेटली किसी ने उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया। पता है, पुलिस ने ही इग्नोर किया। उन्होंने वेट किया, उन्होंने कई बार अपील की, वेट करते थे कि कोई रिस्पॉन्स है, लेकिन पुलिस ने कोई कुछ भी नहीं किया। उसे मन का वहम मान लिया और करना ही नहीं चाहती पुलिस, काम कौन करे। तब जब ये IPS अजीत सर आए हैं, इन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, फाइल खुलवाई, तब ये चीज़ें निकल के आई सामने बाप रे, कि ये बंदी। फिर उन दोनों को सजा हुई? अब केस चल रहा है एज यूजुअल, सज़ा तुरंत कहाँ होती है। ये अभी रिसेंटली हुआ है, मई में हुआ है, अभी मई 2024 में अभी खुलासा हुआ है, अभी कुछ महीने पहले ही, अभी कुछ महीने पहले हुआ है। 2021 में हुआ था, मर्डर हुआ है दिसंबर 2021 में, अब जाके पकड़े गए हैं। 2.5 साल तक इन्होंने बहुत ऐश काटी। बताओ। और ये मैसेज ना आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो CCTV फुटेज सामने आई। अब आप समझो, कोई मूर्ख होगा जो उस CCTV फुटेज से नहीं समझ सकता कि वाइफ इन्वॉल्व है। अगर उस समय ही जब ये हुआ था केस, जब देव सुनार जो ड्राइवर है, जब उसने गोली मारी थी, घर में CCTV कैमरा लगा है, अगर पुलिस वही चेक कर लेती तो ये क्लियर हो जाता। बीवी का इशारा जो था वो दिख जाता। इशारा था, आप थोड़ा पॉज करके रुक के देखोगे तो उसमें दिखेगा कि वो अंदर एंटर होता है। मैंने बड़ा जूम करके देखा, पॉज करके फ्रेम बाय फ्रेम देखा, तो रूम में एंटर होता है और वो धीरे से हाथ से उठा करके ऐसे इशारा करता है, ऐसे मतलब नमस्ते करता है। वो किचन में है, वो देख रही है, वैसे इशारा करती है, मतलब दोनों ने आई कांटेक्ट किया, उसने इशारा किया, उसके बाद वो अंदर के, उसने इशारा किया कि अंदर है, और वो अंदर जाता है और वो करता है। फिर उसके बाद उसकी एक्टिंग शुरू होती है। जिसने मर्डर करा और जो ट्रेनर था, उनका लिंक पता चला वो कौन था उसका? हाँ, ये भी केस था कि इसमें जब इन्होंने पता किया कि कैसे लिंक हुए, तो इन्होंने इसको हायर किया, जो ड्राइवर था, और उससे कहा कि तुम क्या कहते हैं, जो एक्सीडेंट करो, एक्चुअली में एक्सीडेंट का पर्पस यही था कि एक्सीडेंट में ही मार दो। हाँ। उसी समय ही मारना था, लेकिन चूंकि बच गए तो प्लानिंग जो है फेल हो गई, और प्लस पकड़ गया तो उसको जेल भी हो गई। लेकिन इन्होंने बेल भी करवाई। इन्होंने कहा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी फैमिली का जो खर्चा है और जो भी कोर्ट केस है वो हम देख लेंगे, बियर कर लेंगे। पैसे का लालच दिया और तुम्हें कुछ होगा नहीं क्योंकि हिट एंड रन है तो उसमें बच जाओगे। लेकिन जब वो असफल हो गया प्लान, तो उन्होंने मर्डर का प्लान बनाया। ऐसे करके पैसे का पूरा खेल इसमें चला। तो देव सुनार पैसे के लालच में आ गया उसमें वो, लेकिन खैर गलत करोगे तो आप फंसोगे। और सबसे बड़ी चीज़ एक और, जब शक जो है विनोद जी के भाई को कन्फर्म हुआ ये चीज़ कि यार यही है, जब इस साल अराउंड मार्च में कोर्ट में हियरिंग थी कि यही देव सुनार वाली, तो निधि भराड़ा ने देव सुनार उस ड्राइवर को पहचानने से मना कर दिया। अच्छा, सोचिए, उसने पहचानने से मना कर दिया। अब आपने पहचानने से मना कर दिया, केस कमज़ोर हो गया, इसे छूट जाएगा। सोचिए, उसने मना कर दिया, वो जो शक था वो यकीन में बदल गया। और अच्छी बात ये थी कि ऐसे अधिकारी आए पुलिस में जिन्होंने काम किया, क्योंकि एक्चुअली में तो उसके ये मना करने पर फिर ये डीप इन्वेस्टिगेशन हुई होगी। जब उसे मना किया तो इनको शक हुआ। फिर थैंकफुली एसपी जो थे वो ईमानदार थे, तेज़ थे, तो ये सारे फैक्ट जब देखे तो क्लियर कट था। लेकिन पुलिस की इग्नोरेंस, मैंने जब ये केस कुछ लोगों से डिस्कस भी किया, और तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि हो सकता है कि भाई आप जानते हो पैसा चलता है तो करप्शन है, उनको भी पैसे खिला दिए। हाँ, तो जो डिपार्टमेंट के लोग थे जो अदर स्टेट के पुलिस के हैं, जो फैमिली में हैं, उनसे बात की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में CCTV लगा और पुलिस ने चेक नहीं किया है। तो बहुत बेसिक चीज़ है ना, आप तभी कर सकते थे। तो
उन्होंने इनडायरेक्टली यही कहा कि करप्शन जो है वो किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य को इग्नोर करवा सकता है। सही बात है भाई। सीसीटीवी था बड़ा। और एक और चीज़ अगर आप देखो तो कि निधि ने इतनी प्लानिंग करी, ये भूल गई कि कैमरा लगाए। या माइट भी उसको लगाओ कि कैमरे का जो एंगल है उसमें वो आएगी नहीं, क्योंकि वो किचन से छुप के इशारा कर रही है, तो वो उस दिमाग में होगा कि वो नहीं आएगी। लेकिन तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि विनोद भराड़ा जी, जिन्होंने सब कुछ बनाया, सब कुछ दिया, सब कुछ किया, इतने अच्छे इंसान होते हुए भी उनके साथ बहुत गलत हुआ। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मूव हुआ मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जान करके। मुझे तकलीफ़ यही चीज़ की हुई कि कैसे किसी की फितरत जो है किसी की ज़िंदगी तबाह कर देती है। सही बात है। और इस केस में भी यही हुआ। और सोशल मीडिया में आप देखोगे तो हम लोग जैसे देखते हैं ना, हम लोग स्टोरीज से, स्टेटस से जान जाते हैं कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप देखो तो जैसे आदमी उदास होता है तो उस तरह के पोस्ट डालने लगता है, उस तरह की शेर व शायरी लिखने लगता ही होता है। और सिंस वो फेसबुक में एक्टिव थे तो फेसबुक में मैं पोस्ट पढ़ रहा था, तो उस टाइमलाइन के अराउंड देख रहा था, तो मैं समझने का प्रयास कर रहा था कि कब इनको ये पता लगा होगा, क्या चेंज आए होंगे। क्योंकि और जब आप साइकोलॉजिकल लेवल पे एनालाइज करो तो मैंने देखा कि जैसे गणेश पूजा होती है, गणेश चतुर्थी होती है, तो विसर्जन होता है, तो उनकी अपनी वाइफ के साथ हर एक पूजा में, उनके फेसबुक प्रोफाइल में हर एक पूजा में वो लोग साथ में हैं, साथ में कर रहे हैं। और जो लास्ट वाली जो थी जब वो जीवित थे, जो गणेश विसर्जन था उसमें वो अकेले थे, अकेले की फ़ोटो थी। तो आप देखो छोटी छोटी चीज़ें होती है, पैटर्न होता है, वो समझ में आता है कि उसमें वो अकेले थे, उसमें वो नहीं थी। प्लस जिस तरह की वो शायरी जो डालने लगे थे पोस्ट में, फेसबुक पोस्ट में, वो कहीं ना कहीं हिंट दे रही थी कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं ये फिर अभी ये सैड मोमेंट चल रहा है, इनको मालूम पड़ चुका है। लोग नहीं जान पाते कि वो क्या है। जो अपनी जो सोशल मीडिया में एक्टिव है, जो हर चीज़ दिखा रहा है, दिख रहा है सबको, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फैमिली वाले कमेंट कर रहे हैं कि यार, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ है, जैसे एक पोस्ट था उसने फ़ोटो डाली वाइफ के साथ, उसमें लिखा किसी उनके फैमिली मेम्बर है कि इतनी अच्छी भाभी आपको किसी को नहीं मिल सकती, पंजाबी भाषा में सब कोई। और आप देखेंगे तो निधि भराड़ा दिखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, वो चेहरे सुंदर हैं, दिल कितने काले हैं, काम काले। तो सही बात है भाई। ये केस अंदर तक जो चल रहा है भाई, अंदर तक हिला गया। बहुत से लोगों के कमेंट आए जब ये डॉक्यूमेंट्री कवर करी, तो कोई लस्ट को रीज़न मानता है। भाई लस्ट ही रीज़न है मेनली अगर देखा जाए तो। और हाँ, सब कोई अलग अलग रीज़न कि भाई लस्ट है, ग्रीड है, पैसा है, क्या है। और इतने सालों बाद अगर आप देखो तो इतने सालों बाद क्या रीज़न रहा कि अपनी अच्छी खासी लाइफ जो चल रही थी उसको छोड़ के इस अफेयर में पड़ना, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, आज आप जेल में हो, अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली खुद ही। सही बात है भाई, अपनी भी कर ली और उनकी तो कर और ही दी। बच्चों का भी नहीं देखा, जो छोटी बच्ची थी, जो बेटा था, लाइफ ही खराब होती है, खराब बच्चों की हो गई, जो बच्चों की तो लाइफ खराब हो गई बेचारों की। तो ये सीन था। सफ़र तो वही करेंगे, वो तो मौज काट रही है। अब तो फंस गई, अब तो जाएगी जेल। अब ये है कि उम्मीद करते हैं कि सज़ा हो जाए हाँ भाई, बड़ी, और इंसाफ ऐसे ही मिल सकता है सज़ा दे करके इसमें। ऑल राइट भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और टाइम कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। और मैं जनता से भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको भी मज़ा आया भाई की नरेशन में, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया, हम बिल्कुल बंधे हुए थे पूरे टाइम, अगर आपको भी मज़ा आया तो आप भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इनके चैनल का नाम है रॉन्ग्ड, यहाँ पर गोल्ड बटन आ रहा है। बहुत ही अच्छी नरेशन, बहुत ही अच्छी ट्रू क्राइम मिस्टीरियस स्टोरीज़ भाई कवर करते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो आप ज़रूर कमेंट करिए पार्ट 2 के लिए, हम भाई को दोबारा इन्वाइट करेंगे और फिर से कुछ मज़ेदार कहानियाँ हम सुनेंगे। और प्लीज़ अपने साइकोलॉजी को पॉडकास्ट को देखने के बाद हावी मत होने देना उन चीज़ों को अपने माइंड पे कि आप हमेशा नेगेटिव जोन में रहो। हमारा पर्पस सिर्फ आपको एंटरटेन और अवेयर करने का है। आप प्लीज़ दिल पे ना ले चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है कभी कभी बातें, तो जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं ये प्लीज़ इनको हावी मत होने दें, थोड़ा चिल करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को और अपने आसपास अवेयरनेस बनाए रखें। चलो मिलते हैं हम नए पॉडकास्ट में। भाई आप कुछ कहना चाहते हो जाने से पहले? शुक्रिया कहना चाहूँगा आप लोग का, अरे भाई कि अपने इतने बड़े शो में मुझे बुलाया। थैंक यू भाई, थैंक यू। एंड में ये कहना चाहेंगे कि नेगेटिविटी हर जगह है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फोकस करने वाली है कि अच्छाई भी है। और जब तक ये दुनिया रहेगी, मेरा मानना है, तब तक अच्छाई ज़्यादा रहेगी बुराई से, क्योंकि दुनिया चली अच्छाई के दम पे रही है।
तो भले ही हमें दिख रहा हो कि हर जगह बुराई है, हर जगह नेगेटिविटी है, अपराध हो रहा है, ऑब्वियसली दिखता है और हो भी रहा है, लेकिन हम अपने मन में यही नहीं रख सकते कि यार हर कोई वैसा है, हर किसी को हम उसी नज़रिए से नहीं देख सकते। हाँ, ज़रूरत है कि अपने इंस्टिंक्ट को ओपन रखें, सही गलत की समझ रखें, समझें कि कौन सही कौन गलत, सही गलत की पहचान करना ज़रूरी है, और बस लाइफ अच्छे से निकल जाएगी। बाकी तो मौज काटो, बाकी तो प्रसन्न रहो, खुश रहो, और क्या है। ऑल राइटी गाइस, चलो जी, बाय बाय।